बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 अक्टूबर पाकिस्तान में पीर की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 40 डेज टू गो। 40 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी गुजारिश। मुझे कल एक सहाफ़ी से पता चला कि एक निजी टीवी में उनकी नौकरी ख़त्म की जा रही है। वजह यह है कि पंजाब हुकूमत ने ये अल्टीमेटम दे दिया उस चैनल को कि आपके तमाम एड्स बंद कर दिए जाएंगे जब तक आप इस सहाफ़ी को फारिग नहीं करते। मज़ीद डिग आउट करने पे मालूम हुआ कि चंद दिन पहले भी पंजाब हुकूमत ने ऐसे ही एक मारूफ और सीनियर सहाफ़ी एसआर राणा साहब की भी वहाँ से इसी तरीके से नौकरी ख़त्म करवाई। तो मैंने सोचा अब एसआर राणा साहब क्या करते होंगे। मैंने जाके देखा तो वो यूट्यूब पर अपना व्लॉग करते हैं। एसआर राणा साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत उम्दा बात करते हैं, बर्जस्ता करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, इंटेग्रिटी भी है, ईमानदारी भी है और ख़बरों की समझ भी है, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी दश्त में बिताई है। लेकिन जब मैंने उनकी व्यूअरशिप देखी तो मुझे शर्म आई। मैं हैरान हूँ कि हमारी कौम के अंदर सच्चे और झूठे की पहचान क्यों नहीं है, खोटे और खरे की पहचान हमारे अंदर क्यों नहीं है। जो जितना बड़ा ड्रामा करता है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो हर तरफ खेलते हैं और आप उनके पीछे लगकर उनको हीरोज़ समझकर उन्हीं को नवाजते रहते हैं। मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि अब एसआर राणा अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। एक सहाफ़ी के तौर पर चलें, पैसों को छोड़ दीजिए, आप अपनी एक पैशन के लिए भी तो काम करते हैं। एक इतना उम्दा सहाफ़ी अगर वो व्लॉग कर रहा है और उसको पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अब देखना भी नहीं चाहेगी, वजह सिर्फ ये है कि वो शायद उस मसाले वाली तरीके या उस तरह की खबरें आपके सामने नहीं रखते जिस तरीके से घुमा फिरा के, या वो जर्नली टाउट बनने को तैयार नहीं है, वरना तो आपके सामने उन्हें पीटीवी में नौकरी मिल जाती। अगर रज़ी दादा जैसों को नौकरी मिल सकती है, अगर भीनश सलीम साहबा जैसों को नौकरी मिल सकती है आपके सामने, अभी हमने पिछले हफ्ते ही रखा था, कोई 19 लाख पे, कोई 17 लाख पे, कोई 18 लाख पे, तो एसआर राणा साहब तो उनसे बहुत बेहतर जर्नलिस्ट है। तो मैंने आपसे गुजारिश ये करनी है कि ऐसे जर्नलिस्टों को प्रमोट किया कीजिए। आइए शुरू घर से करते हैं। आप में से जो लोग बाकायदगी से मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपके पास बहुत कम वक्त होता है जिसमें आप मेरा व्लॉग देखते हैं। सबसे कीमती चीज़ तो ज़िंदगी में वक्त ही है। तो मेरी गुजारिश है कि आप में से कुछ लोगों से मेरी ज़रूर ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा व्लॉग ना देखें, आप उनका व्लॉग देखें। मेरा वही टाइम जो आप मेरे पर स्पेंड करते हैं, मेरे व्लॉग पर, आप ये टाइम उनका व्लॉग देखने पर स्पेंड करें। और इसके अलावा जो और ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त जर्नली टाउट बनने को तैयार नहीं हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरा व्लॉग देखना छोड़कर जाकर उनका व्लॉग देखें, क्योंकि उन्हें भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनकी भी आवाज़ मजबूत करने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आप मेरा व्लॉग बाकायदगी से देखते हैं तो बेशक कभी कभी या एक परमानेंट रख लें अपनी रूटीन, मेरे व्लॉग का टाइम काट कर आप उनका व्लॉग ज़रूर देखें। और दूसरे भी ऐसे जितने जर्नलिस्ट, जैसे मैंने कहा, जो इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर प्रमोट करें। आप हमसे अक्सर पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। आप और कुछ नहीं तो ऐसे लोगों की पैट्रोनेज तो कर सकते हैं ना, ऐसे लोगों की आप आवाज़ को तो तवाना कर सकते हैं ना। आप घर में बैठ के अगर ये जो भी लौंडे लपाड़े हैं इनको सुन के जब आप इनको प्रमोट करते हैं, उससे बेहतर नहीं किसी सच बोलने वाले को जो किसी सही जगह पे खड़ा है, टाउट बनने को तैयार नहीं है। अगर आप मुन्ने मुनीब, वो जो डिजिटल नाई है जो जर्नैलों के बिहाफ पर धमकियां देता है, और जिस दिन ये सब कुछ बदल गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मुन्ने मुनीब को ये भी समझ नहीं आनी कि शर्ट का कौन सा बटन बंद करना है और कौन सा खुला रखना है। ये मैं आपको दावे से बता रहा हूं। इनके जो होंठ होने हैं वो खुश्क हो जाने। इन्हें समझ नहीं आनी कि अब हमने आवाम को या अपनी व्यूअरशिप को या अपनी सहाफत को कैसे फेस करना है। इनको आज ये लगता है कि जो लोग इनके पीछे खड़े हैं उन्होंने सारी उम्र इन्हें प्रोटेक्ट करना है। वो तो अपनों को प्रोटेक्ट नहीं करते। बार बार आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ अयूब खान को आज कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, आर्मी चीफ याया खान को आज कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, आर्मी चीफ ज़ियाउल हक को आज कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, आर्मी चीफ मुशर्रफ को आज कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। सो मच सो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को आज कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये दहशतगर्दी उनकी वजह से है। ये इल्ज़ामात आज की जो मौजूदा मिलिट्री की लीडरशिप है वो कहती है ये तालिबान इन्होंने ला के बसाए थे। जो जनरल बाजवा हैं उन्हें मोहम्मद मालिक साहब से बात करनी पड़ती है।
अपना पॉइंट ऑफ व्यू टीवी पे देने को कि मैं पार्लियामेंट में आने को तैयार हूं, बराह रास्त सेशन रखिए, मैं बताता हूं सच क्या है। जिन्होंने अपने आर्मी चीफ को डिसोन कर दिया, मीन उनकी पॉलिसीज को, वो ये जो आप उनके लिए टाउटगिरी कर रहे हैं वो आपको ऑन करेंगे? नहीं करेंगे, ये वक्त बदल जाएगा। तो सबसे पहले माजरत, ये लंबी हो गई बात, लेकिन ये मुझे बहुत ही बुरा लगा जब मैंने ये देखा कि और तो किसी तरह से हम इन लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इनको पैट्रोनेज तो दें, इनको सपोर्ट तो करें। आप मेरी पैट्रोनेज कम कर लें बेशक, मैं आपको पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, और इनकी पैट्रोनेज जो है उसमें ज़रूर इजाफा कीजिए। और इस तरह के और दोस्तों की भी जो मैं आपको रिकमेंड करता होता हूं। मेरा कभी कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि वो शख्स कहां खड़ा है। मेरी इनसे कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है, यकीन कीजिए। हाँ, जानता हूं कि लाहौर में रहते हुए इन्होंने अपना ज़मीर बेचने से इनकार किया। अब आप कहेंगे लाहौर में रहते हुए, इसलिए कि शरीफ लाहौर में किसी ऐसे ज़मीर को छोड़कर राज़ी नहीं है, मासवाए उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद लोग। वरना देखिए कितना बड़ा सहाफ़ी था सोहेल वड़ाइच, आज कहां गिर गए हैं कि आज इतने बड़े लीडर के कत्ल करने के मशवरे दे रहे हैं। ये पेट से तंग है ना, वरना ज़मीर तो उनके अंदर भी होगा, बिल्कुल तो नहीं मरा होगा ना। कैसे मुमकिन है कि एक सफ़े अव्वल पे जो चले सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही सफ़े अव्वल के वाले वो सहाफ़ी हों। लेकिन किस तरीके से इंसान का कलम ये इजाज़त दे सकता है कि एक इंसान जो जेल की घटाटोप अंधेरों के अंदर हो, जिसके ऊपर सारा जुल्म हो रहा हो, आप उसी के कत्ल के मशवरे जो हैं वो जो उस वक्त का एक हुक्मरान तो मैं नहीं कह सकता, जो आमिर हो उसको आप दें। तो ये ज़मीर फरोशी जो है वो एहसार राना और उन तरह के और बहुत सारे दोस्त भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी भी है हक के साथ खड़े होना, और कुछ नहीं तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो आप किरदार अदा कर सकते हैं वही ज़रूर कीजिए। आगे चलते हैं ज़रा, अगली पहली खबर रखते हैं जो आपके सामने। जजेस पर पाबंदी लगा दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं खुसूसी तौर पर, और जाहिर है इसमें हाई कोर्ट वाले भी आ जाएंगे, कि वो बाहर के किसी भी मुल्क में अब तकरीर नहीं कर सकते, कोई भी जो दावत है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने देखा जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, ये तमाम लोग डिफरेंट फोरम्स के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके बाकी जगहों पर आते रहते हैं, खिताब करते रहते हैं, क्योंकि ये काबिल जज हैं। अब इन्होंने नई जुडिशल पॉलिसी बनाई है, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। जज गैर मुल्की इदारों से ज़ाती दावत कबूल नहीं करेगा, किसी वकील या फ़र्द की तरफ से ज़ाती अशाया या तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें ज़ाती मफाद या तअल्लुक़ हो, किसी किस्म के कारोबारी या माली। चलें, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम को वही जजेस सुन रहे हैं जो इसमें से निकले हैं या अदालती तौर पर पैदा हुए हैं, जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस 26वीं आइनी तरमीम का। बहुत सारे तो बने ही उसकी वजह से हैं, ये आइनी बेंच ही पूरा उसकी वजह से बना है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन, हाजी अमीनुद्दीन साहब जो हैं, ये उसी में से निकले हैं। जस्टिस मंदो खेल साहब इधर उसी की वजह से बैठे हैं। वो ये मुकदमा सुनेंगे, आप देख लेंगे कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये असल में जुबान बंद करने का तरीका है। जो जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस जो हमने अभी आपको बताया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार हैं, इस तरह के जजेस को रोकने का ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं, ताकि ये मुल्क से बाहर जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करेंगे। वो वाली अंग्रेज़ी नहीं जो हमारे फील्ड मार्शल बोलते हैं, मौला जट वाली, दुरुस्त अंग्रेज़ी में तकरीर करेंगे, और पूरी दुनिया को समझ आएगी कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अब उसके सामने बंद बांधने के लिए फील्ड मार्शल साहब की, जाहिर है उन्हीं की हदायत होती हैं हर चीज़ में, वरना बेचारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या औकात कि वो ये सारे काम करें। तो अब ये नया कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि बाकी मानदा दिन सुकून से नहीं गुजरेंगे, ना पाकिस्तान के, ना पाकिस्तान की आवाम के, ना फील्ड मार्शल के, ना खित्ते के, ना अवाम के। अगली खबर जरा आपके सामने रखते हैं। तहरीक लब्बैक की खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया है। पहली 2 खवातीन सामने आई हैं जिन्हें दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। एक हाफजा शमाइला है जो शेखुपुरा में मदरसे में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, और दूसरी एक अलामा साहब की अहलिया है। दोनों को, उनको शरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। दोनों को जो इंसदाद दहशतगर्दी उसकी अदालत में पेश किया गया और कहा कि इनके पास बम थे,
बारूदी मवाद था और बहुत बड़ी तबाही करने को ये दोनों खवातीन तैयार थीं। इन पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए हैं। इन्हें दहशतगर्द कहा गया है। दोनों खवातीन को इन्हें जज के सामने पेश किया है, उन्होंने इन्हें जुडिशल कर दिया है, मतलब कि ये जेल चली गई हैं। इसके अलावा भी उनके वकला ये क्लेम करते हैं, हमें नहीं पता कितना दुरुस्त है, कि हमारी बहुत सारी खवातीन जो हैं उन्हें अगवा किया हुआ है और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा और बताया भी नहीं जा रहा कि वो कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ टीएलपी के जो केसेस कर रहे हैं एक वकील गुलाम रसूल, उनके घर पर भी अब छापे मारे गए हैं, तोड़फोड़ की गई है, अहले खाना को हरासा किया गया है और उन पर भी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो दे दिए हैं और काम शुरू कर दिया है। पीपी 148 लाहौर, वहां से टीएलपी के उम्मीदवार चौधरी यूनस जट ने टीएलपी छोड़ दी है। चौधरी साहब या हूँ चौधरी ना लिखो या जट ना लिखो, या ज़रा थोड़ा सा चले और कुछ नहीं, थोड़ा खड़े रहना था या पहले नहीं ज्वाइन करना था। मैं तो टीएलपी की शिद्दत पसंद सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे ख्याल में तो आपको इस जर्नैली जो एक कायम की हुई चीज़ थी, इसमें आपको नहीं आना चाहिए था। मैं उनके वोटर सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, तो मासूम पाकिस्तानी है जो ऊपर से हो रहा था सब कुछ। अब आए थे तो मुश्किल वक्त में खड़ा होना चाहिए था चौधरी साहब, लेकिन चले, मजबूरी है आपकी भी, समझ सकते हैं। अगली खबर, ये भी मतलब ये सब कुछ वही हो रहा, अगवा बराए बयान, अब ये ज़बरदस्ती जमात छुड़वाई जा रही है। अगली खबर उकाड़ा, आज बाजी मरियम पहले दिन पंजाब के अंदर कहीं पर रूनमा होंगी, मीन कहीं पर तशरीफ़ लेके जाएंगी, जलवागर होंगी। उन्होंने सैटरडे संडे घर में ही गुजारा, टाइट सिक्योरिटी के अंदर गुजारा। आज भी हमारी इत्तलात यही है कि सुबह का सारा वक्त जो है वो जाती उम्रा में ही गुजारेंगी। दोपहर के बाद वो मीटिंग्स लेना शुरू करेंगी, एक आध मीटिंग करेंगी, वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो जाती उम्रा में ही होगी। लाहौर या अपने ऑफिस में कहीं अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगी और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से जाती उम्रा से वो तशरीफ़ लेकर जाएंगी दीपालपुर, उकाड़ा, इन इलाकों में जाएंगी और वहाँ पर एक दो तकरीबात होंगी और उन तकरीबात में बच्चों को कोई इनाम वगैरह देने, हमें उकाड़ा से जो पता चल रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं। और 3 लेयर्ड उसमें सिक्योरिटी है। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस की उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, ISI वहाँ पर खिदमात देगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, IB जो फेडरल गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस का इदारा है, वो कुछ SSG कमांडोज जो डिफरेंट यूनिफॉर्म में होंगे वो उनकी सिक्योरिटी पे होंगे। उनकी अपनी जो पंजाब पुलिस के अंदर कॉम्बिंग हुई है और ऐसे लोग जिनकी TLP से हमदर्दियां थीं उन्हें हटा दिया गया है और चेंज किया गया सब कुछ, वो भी होंगे भरपूर और हर शख्स की तलाशी ली जाएगी, बहुत ही भरपूर। आप शायद तस्वीरों में देखें कि मरियम घुल मिल गई लोगों में, कुछ तस्वीरें आए ऐसी, शायद, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड होगा। इसके ऊपर बहुत एफर्ट हो रही है। सिक्योरिटी की टीम्स पहले ही उकाड़ा पहुंची हुई हैं, एक एक शख्स को वेट करके उनके उस वेन्यू में जाने दिया जाएगा। मतलब 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है जिसको पास करके आप उस वेन्यू के अंदर जा सकेंगे। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के अंदर उनका ये इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन करना इसलिए ज़रूरी था कि पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन अब मरियम साहबा जो हैं वो गायब हैं पिक्चर से, सिर्फ इस्लामाबाद 1 दिन के लिए गई थी। अब उनको ये कहा गया है कि आप, इससे प्रेशर आ रहा है पूरी गवर्नमेंट पर, लोग समझ रहे हैं कि नून लीग फरार हो गई है और आपको अब अपने आप को आना चाहिए पब्लिक में। तो ये पहली उनकी अपीयरेंस है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि चंद दिन में जब ये सिक्योरिटी का मामला उनको कंफर्टेबल हो जाएगा तो फिर वो निकलना शुरू कर देंगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारी दुआ है वो महफूज रहें, हम कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं करते, मैं तो आपको वो रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कुछ वहाँ हो रहा है। अगली खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, DG ISPR और सिपा सालार मतलब कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात अगर आप नहीं मानते तो फिर बताइए आप किसकी बात मानते हैं। यही तो मोतबर लोग हैं इस मुल्क में। ये अलामा ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं। नहीं अशरफी साहब, हैं आप मौलाना, लेकिन आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैं गलत बयानी कहूँगा, आप आलिम दीन हैं, आपका एहतराम करूँगा, झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। ये मोतबर लोग नहीं है। मोतबर आप 2 वजूहात से होते हैं, एक अपने किरदार से होते हैं, दूसरा आप अपना जो हक इस्तेहकाक होता है, मीन जो आपको ओहदा दिया होता है, किसी भी सोसाइटी ने, माशरे ने, कोई आपने अर्न किया होता है कोई चीज़, उसकी वजह से मोतबर होते हैं। मेरे ख्याल में तो तीनों दोस्त मोतबर नहीं हैं। मोतबर वो होता है जिसे पाकिस्तान के आइन के हिसाब से सबसे मोतबर वो होता है जिसे जमहूर चुनता है, जिसको वोट दिया जाता है। पाकिस्तानी अवाम के पास 5 साल के बाद ये मौका मिलता है कि वो किसी को मोतबर बनाए, किसी आम को ख़ास बना दे, मोतबर बना दे। 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने इमरान खान को मोतबर बनाया, इमरान खान को अपना लीडर चुना, 90% लोगों ने वोट दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्होंने अपना हल्फ जो अभी हाल ही में सुनवाया गया
جو PM کاکول سے کہ تمام کیڈٹس کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی سیاست میں دخل اندازی نہیں دوں گا. یہی حلف انہوں نے لیا, انہوں نے اپنا حلف توڑ دیا اور بندوق کی نوک پر 8 فروری کا تمام مینڈیٹ انہوں نے چھینا. اس کے بعد یہ معتبر نہیں رہے. جو یہ اپنے عہدے کی وجہ سے معتبر تھے اس سے بھی انہوں نے معاملات آگے پیچھے کر لیے. اب ایکسٹینشن کے چکر میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ معتبر نہیں رہے. جو کچھ DG SPR صاحب کر رہے ہیں وہ معتبر نہیں رہے. اس کے بعد جو کچھ شہباز شریف بیچارے کے ساتھ ہو گیا اور انہوں نے کر لیا, فارم 47 پر وہ آئے, عوام نے انہیں معتبر نہیں بنایا. صرف 17 سیٹیں ان کے پاس شاید زیادہ سے زیادہ تھیں. عوام نے انہیں معتبر نہیں سمجھا. اور یہ 17 بھی نہ ہوتی اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان نہ چھینا جاتا, کاغذات نامزدگی نہ چھینے جاتے, اغوا برائے بیان نہ ہوتے, پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ ایسے نہ کی جاتی, خان صاحب کو جیل میں ایسے نہ رکھا جاتا, پارٹی کے اوپر اتنے قہر نہ توڑے جاتے, تو شاید یہ 17 سیٹیں بھی نہ ہوتی. تو ان میں سے کوئی بھی معتبر نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ہاں, آپ کے لیے معتبر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن عوامی لحاظ سے معتبر وہی ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا, اور عوام ظاہر ہے اسی کی بات ماننا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننا چاہتے جنہوں نے جو معتبری ہے وہ بھی چھین کر لی ہو. آگے چلتے ہیں جی. پاکستان کو ایک زمانے میں دہشت گردی کے خلاف کولیشن سپورٹ فنڈ بھی ملتا رہا ہے. اب ان پیسوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے, اور وجہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا تھا. اب دوبارہ کولیشن سپورٹ فنڈ کو بحال کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, سوچا جا رہا ہے. حبیب اکرم صاحب یہ تجزیہ دے رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیشن سپورٹ لینے کے لیے دوبارہ کوشش کی جا رہی. ظاہر ہے پھر اس کے لیے دہشت گردی کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی, اور اگر کوئی جنگ اصل میں نہیں ہوگی تو ہم اس کو شروع کر دیں گے. تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو افغانستان کے ساتھ ابھی ہمارے معاملات چل رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا, میں ریپیٹ کر دوں, ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ انڈیا سے لڑیں گے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اگر آپ افغانستان سے لڑیں گے تو پوری قوم اس طریقے سے یک زبان آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. ان کے ساتھ میں پہلی دفعہ اگری کرتا ہوں, اور ان کی بات درست ثابت ہوئی. جب افغانستان کا معاملہ آیا تو ہم نے اس طرح کا بیانیہ قوم کی طرف سے بنتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا جی, منیب فاروق صاحب, جن کی میں نے شروع میں بھی ابتدائی میں بھی بتایا, یہ جو بہت سارے ڈیجیٹل دائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سہیل افریدی کو بار بار میسج دے رہی ہے کہ آپ کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی, اجلاس میں آپ کا آنا ضروری تھا, یا تو آپ نالائق تھے آپ نہیں آئے, یا پھر اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی بلیک میلنگ ہم نہیں چلنے دیں گے. سہیل افریدی 30 نہیں 31 دن پورے لے لیں, اس کے بعد جو تیر چلانا ہے چلا دیں. اب یہ DSP صاحب کے بیٹے کو مجھے سمجھ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں کہ عوامی نمائندوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. اب میں یہی انہیں سمجھا سکتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں سے بات کر لیں, کسی سے پوچھ لیں کہ ایسی زبان صحافت میں کسی مطلب دم پہ نہیں کھڑے ہو جاتے, کسی کی ٹاؤٹ گیری میں اتنا آگے نہیں نکل جاتے کہ آپ اتنی بدتمیزی شروع کر دیں کہ جب وقت گزر جائے تو آپ کے پاس سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہ رہ جائے. تو کم از کم یہ جو آپ تڑیاں لگا رہے ہیں, پہلے شیشے میں دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ آپ تڑی لگا سکتے ہیں. آپ کو لگانی چاہیے اتنی تڑی, کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. یہ وقت گزر جانا ہے. مجھے سمجھ نہیں, آپ ایک C-ریٹڈ آپ ایک جرنلزم کرتے تھے کہ چھوٹے بچے جمہورے تھے نجم سیٹھی صاحب کے, اور باتیں آپ سہیل وڑائچ والی کر رہے ہیں. آپ غور کریں کہ سہیل وڑائچ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا یہ باتیں کر کے. وہ معافیاں مانگ رہے ہیں, انہیں معافیاں نہیں مل رہی, یہاں تک نکلنا پڑ گیا انہیں آگے اب کہ قتل کے وہ اب مشورے دے رہے ہیں. اپنی لائلٹی, اپنی جو کہہ لیں کہ جو جی حضوری ہے اس میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ وہ قتل کے مشورے دے رہے ہیں تاکہ ان کو کسی طرح سے معاف کر دیا جائے, انہیں دوبارہ دربار میں جگہ دے دی جائے. بہرحال یہ تمام چیزیں عوام دیکھ رہی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بہت افسوس ہونا ہے وقت گزرنے کے بعد, شرمندگی ہونی. ہم تو کبھی کوئی چیز قانون سے ہٹ کر نہیں کریں گے, نہ آپ کو کبھی ایسی دھمکیاں دیں گے, نہ قانون کے خلاف آپ کے ساتھ کوئی سلوک کریں گے, لیکن میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو فیس کیسے کریں گے. لیکن بہرحال پھر اگر آپ شرم نہ ہوئی تو آپ کر لیں گے. سہیل افریدی کو عمران خان سے ملنے دیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان ہے, نا تجربے کار ہے, تو اسے اپنی قیادت سے ہدایت لینے دیں. یہ سختی کر کے اسے کونے میں پش کر رہے ہیں. اگر اس نے ماڈریٹ ہونا بھی ہے اور اگر وہ تھوڑا دھیما ہونا بھی چاہتا ہے آپ سے, تو آپ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑ رہے, آپ اسے کونے میں دھکیل رہے ہیں. یہ محمد مالک صاحب کا حکومت کو مشورہ ہے, لیکن حکومت کا جواب وہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے جب بات کی تھی سہیل افریدی سے, تو یہی کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. ابھی تک پوچھ کے نہیں بتایا, کیونکہ پوچھ کے بیچاروں نے کیا بتانا ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ بات میں نے پوچھنی بھی نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسی سازوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلنا,
अक्सरियत को किसी टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट नहीं करना। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से मुझे इत्मीनान आया है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर वोट पीटीआई का ही था, उनको वज़ीर आला बनने दिया गया, ये अच्छा किया है। वरना जो कुछ कहना वो इनडायरेक्टली यही चाह रहे हैं कि जो कुछ पंजाब में किया और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में किया, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो मरियम को हुकूमत दी गई है और ऊपर अब वो बेचारे शायद अपने बयान से मुकर जाएं, उन पर प्रेशर आएगा, लेकिन इस बयान का वाज़ेह मतलब ये है कि उन्होंने मरियम नवाज़ पर भी अदम एतमाद कर दिया, उनकी जो जीती हुई सीट है उसे झूठा कह दिया, अकलियत कह दिया उसे, शहबाज शरीफ को भी। और उन्होंने कहा कि आखिरकार, उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिसी साज़ों को आखिरकार एहसास हुआ है और उन्होंने मैंडेट को तस्लीम किया। हम अप्रिशिएट करते हैं जावेद लतीफ़ साहब की इस बात को, अगर वो अपनी इस बात पर अब कायम रहें तो। आगे चलते हैं। मतीउल्लाह जान, आपको पता है बहुत उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं, इन्हें भी ज़रूर देखा कीजिए। ये भी इस जबर के मौसम में डट कर खड़े हैं। इनके ऊपर मन घड़त मंशियात और दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया था जब इन्होंने 26 नवंबर की कत्लो गारत को अनर्थ करने की कोशिश की थी। ये पिम्स हॉस्पिटल गए थे, रिकॉर्ड चेक कर रहे थे हॉस्पिटल्स का, और काफ़ी हद तक ये वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर उन्हें वहाँ से अगवा किया गया, इनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, तशद्दुद किया गया, फिर इन पर झूठे पर्चे दिए गए, और अब उस पर्चे का चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है अदालत में। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि 500 किलोग्राम, जी हाँ, 100 से 500 किलोग्राम, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 100 से 500 किलोग्राम के करीब इनके पास आइस थी। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बंदूक तान ली। उस बेचारे के पास तो अपना माइक होता है और कैमरा होता है, वो भी स्टैंड होता है, और मोबाइल फ़ोन होता है और माइक्रोफोन होता है। बंदूक तान ली और ये एक बैनुल अक़वामी मंशियात का नेटवर्क चलाते हैं मतीउल्लाह जान। ज़रा मज़े का खेज बातें सुनिए। और 100 से 500 किलोग्राम आइस, जो अरबों रुपए की, मतलब वो जो अभी फर्स्ट वुमेन बैंक बेचा है ना फील्ड मार्शल साहब ने, वो इतना प्लॉट नहीं आता इतने का एक, जितने का पूरा बैंक बेच दिया। कहते हैं घाटे में था, हालांकि पिछले 2 साल वो मुनाफे में है। अगर उसको चेक करें तो वो बैंक पूरा 4 अरब में बेच दिया है। 4 अरब का कमर्शियल प्लॉट नहीं आता आजकल डीएचए में, उधर पूरा बैंक बेच दिया। तो ये तो उससे भी ज़्यादा पैसों की आइस बनती। फर्स्ट वुमेन बैंक यही खरीद लेते, इनके पास इतनी आइस होती तो। खैर, मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये अब चालान जमा करवाया गया अदालत में, ताकि इनके खिलाफ ट्रायल किया जाए और इनको डराया धमकाया जाए और इनको सज़ा दे के जेल के अंदर डाल दिया जाए, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आईजी इस्लामाबाद थे, वो अब से थोड़ी देर पहले एक दिन उनका बयान देखा था कि मैं खुद भी सहाफ़ी रहा हूँ, इसलिए मैं सहाफ़ियों का एहतराम करता हूँ। ये उनका बयान था। अब उनकी पुलिस ने ये जाली झूठा चालान बनाकर अदालत में पेश किया है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना वो एहतराम करते हैं। अच्छा जी, आगे जहाँ भी गए एक दास्तान छोड़ आए, मतलब कि फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ और इसहाक डार मिले हैं सदर ट्रंप को, और उनकी ज़िंदगी पर भी नहूसत छा गई है। अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे हुए, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और ऊपर से सदर ट्रंप साहब की मत मारी गई। उन्होंने जब वो मुजाहरे देखे, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, डीसी में, हमने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग्स में, तारीख के बड़े बड़े मुजाहरे, लाखों लोग निकल आए, तो वो उससे और गुस्सा आया उन्हें ये मुजाहरे देख के। अब एक एआई से बनी हुई उन्होंने वीडियो दिखाई जिसमें सदर ट्रंप जो है वो इस जहाज़ को उड़ा रहे हैं, और उसमें से शिट जो है वो नीचे गिर रही है और लोगों को पर पड़ रही है, उस पर ट्रंप भी लिखा हुआ है। अब जाहिर है लोग उसके ऊपर कोई मीम बना रहा है, कोई उस पर मजाक उड़ा रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि सदर ट्रंप जो बिल्कुल खैरी मेरी अमेरिका में चल रहे थे, ठीक है उनकी मुखालफत थी, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे, ये मिले हैं और विद इन अ वीक और 2 उनके खिलाफ अमेरिका की तारीख के बदतरीन मुजाहरे हो रहे हैं। अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई और कह रही है कि नो किंग, मतलब बादशाह नहीं बनो। सदर ट्रंप को वो ये पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ सदर ट्रंप के लिए एक और आजमाइश, उन्होंने बड़ी धूमधाम बाजे गाजे के साथ सीज़ फायर करवाई थी और कहा था कि ये पीस पैक्ट है। शर्मुल शेख में अभी आपने मिस्र में देखा था, हमारे वाले स्पार्कल छोटू भी पहुंचे थे, कंधे के बिल्कुल पीछे खड़े होकर वो भी सदर ट्रंप को आंखें मार रहे थे। तो अब आज बदकिस्मत खबर ये है कि उस पीस पैक्ट हो गया, हमास ने कैदी छोड़ दिए, शायद इजराइल ने भी कुछ कैदी रिहा किए जो हमास के पास होस्टेजेस थे, वो उन्होंने छोड़ दिए। और अब आज पता चल रहा है कि सीज़ फायर के बावजूद इसराइल ने 20 मकामात पर गज़ा में हमला किया, वही गज़ा जो ऑलरेडी मलिया मेट हो चुका है, कुछ जो जगह बच गई, 20 मकामात पर हमला किया है। अब कुछ लोग कहते हैं 5 उसमें शहरी शहीद हुए हैं, कुछ कह रहे हैं ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जंग बंदी के बावजूद ये है, बल्कि इसराइल ने ये कहा है कि जंग बंदी को महफूज रखने के लिए ये जो जंग बंदी हुई, सीज़ फायर हुई,
یہ جو امن معاہدہ ہوا یہ بڑا فرجائل ہے, یہ خراب ہو جانا تھا اگر ہم یہ بمباری نہ کرتے. ماشاءاللہ کیا ویسے انہوں نے بھی میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے بھی کیا لاجک پرووائڈ کی ہے, لیکن بہرحال یہ ان کی لاجک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. 100 نہیں 100 چھتر اور 100 پیاز. 100 چھتر اور 100 پیاز تو آپ نے سنا تھا. 100 چھتر اور 100 پیاز کا مطلب ہے کہ پہلے کہنا میں یہ کروں گا, پھر آدھا وہ کر لینا, پھر کہنا نہیں میں یہ والی سزا لوں گا, پھر آدھی وہ لے لینا, پھر وہ لے مطلب دونوں سزائیں لے لینا آخر پر. اب چچا اور بھتیجی نے مل کے نئی گندم پالیسی بنائی ہے اور 2025-26 کی منظوری دے دی ہے. واپس پچھلی پالیسی پر چلے گئے جو چلتی تھی, جس کو روکا تھا مریم نے آ کے, اور کہا تھا کہ یہ پالیسی کرپشن ہے. کہا تھا کہ حکومت کا کاشتکار سے گندم خریدنا کرپشن ہے. مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا تھا کہ کاشتکار مافیا ہیں. شاید مریم اورنگزیب نے کہا تھا یا عظمہ بخاری نے, یہ مافیا ہے. نہیں, مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ مافیا ہے, ہم اس مافیا کے آگے نہیں جھکیں گے. عام چھوٹے کاشتکار کو کہا تھا. 3 سال سے کاشتکار کی کمر توڑ دی, پوری اکانومی ان کی تباہ کر دی. اب کاشتکار بیچارے فصلیں نہیں لگا پا رہے. اتنی غربت انہوں نے اضافہ کر دیا اور کاشتکاروں کا اتنا برا حال کر دیا کہ اب کاشتکار اس پوزیشن میں نہیں ہے, ذمہ دار جو ہیں کہ وہ گندم کاشت کر سکیں. اور اب 3 سال اس پالیسی کی تباہی کر کے اپنے ٹاؤٹوں کو بیچ میں مڈل مین کو پیسہ کھلا کے اور کہا کہ ہم نے روٹی سستی کر دی ہے, کیونکہ ادھر کاشتکار کو مار دیا, اس کی گندم نہیں خریدی. اس کی گندم جو اسے 4,000 روپے میں گھر پہ پڑتی تھی, اس کی کاسٹ پروڈکشن تھی, وہ اس سے 2,000 روپے میں خریدی. مڈل مین کو بعد میں پیسے دیے, اس نے مہنگی بیچی. آج کاشتکار ویران ہے اور اب محترمہ کہہ رہی ہیں کہ واپس اس پالیسی پہ جا رہے ہیں جو پہلے تھی. تو یہ روکی کیوں تھی؟ صرف کاشتکار کو تباہ کرنے کے لیے. تو 100 چھتر بھی کھا رہے ہیں اور 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اگلی خبر بہت ضروری ہے. پنجاب کی اس وقت کی جو قابض حکومت ہے فارم 47 کی, انہوں نے آٹے کی ترسیل اور گندم کی ترسیل پر پابندی لگائی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں گندم اور آٹا نہیں جا سکتا, جس وجہ سے وہاں پر اس وقت آٹے کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. اور ظاہر ہے اب گل ظفر خان جو وہاں سے MNA رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ ہماری معدنیات بیچ رہے ہیں. ہم کہیں گے معدنیات ہماری ہیں, ہم نہیں بیچنے دیں گے. ساری بجلی ادھر سے جاتی ہے, آپ کو ہم بجلی بند کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ درست بات کہہ رہے ہیں وہ. پاکستان کا آئین اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ صوبوں کے درمیان آپ چیزوں کی نقل و حمل نہیں روکیں گے. لیکن مریم نواز کی فاشسٹ جو وہاں پر رجیم رانی صاحبہ کی بٹھائی ہے, انہوں نے گندم پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا نہ جائے. اب وہاں کے شہریوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں بیچارے ان کو فاقے مارنا ہے؟ اور دوسری طرف جو UAE نے انہیں سیلاب متاثرین کے لیے مدد کرنے کے لیے جو گندم دی تھی, وہ ان کے گوداموں سے چوری ہوئی ہے, انہوں نے چوری کروائی اور وہ بلوچستان میں جا کے بک رہی ہے. یہ ان کی گڈ گورننس کا حال ہے. بہرحال اس کے اوپر مزید بات کرتے, لیکن مجھے فی الحال یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.